नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। जी हां, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि सरकार की तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक गाइडलाइन आई है। थोड़ी सख्त साउंड करती है, लेकिन इस गाइडलाइन की जरूरत क्यों पड़ी, इस गाइडलाइन के आने के बाद क्या होगा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से जो प्रभाव पड़ता है उसका क्या होगा, ये 3-4 कुछ अहम सवाल होंगे जिन्हें हम उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या हुआ है सरकार की तरफ से। एक नजर डालते हैं आया क्या है, आदेश क्या है। तो देखिए, इन्फ्लुएंसर्स अब थोड़ा संभल कर, क्योंकि सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। वो गाइडलाइंस हम आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन आई है। एक तो ये क्लियर हो जाए, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी जिनकी फैन फॉलोइंग होती है, कई लाखों में जिनके फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं क्योंकि उनकी बात कई सारे लोग सुनते हैं। अब ये जो गाइडलाइंस है ये प्रमोशन से जुड़ी हुई है। कई बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किसी ब्रांड का, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, तो अब उन्हें प्रमोशन से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। कैसी जानकारी? मसलन क्या उसके बदले में वो कोई पैसे ले रहे हैं, उसके साथ ब्रांड के साथ उन्होंने किसी तरह का दूसरा करार किया है, कुछ बार्टर किया है, कोई भी ऐसी चीज जो उस प्रमोशन के बदले में उन्हें मिल रही है, कोई गिफ्ट हो सकता है। अच्छा, गलत जानकारी अगर आपने दी तो 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। अब ये काफी बड़ी रकम है। क्या इतने पैसे इन्फ्लुएंसर्स कमाते भी हैं किसी एक प्रमोशन से कि उन्हें इतना बड़ा जुर्माना देने के लिए उनके लिए आसान रहे? और कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी की है। तो ये नटशेल में खबर है कि हुआ क्या है। तो चलिए आज के शो की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रही है कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे, वायरल पिच के फाउंडर सुमित गुप्ता और एंटरप्रेन्योर और इन्फ्लुएंसर पारस तोमर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो निधि जी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि इन गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी क्यों? क्या कोई शिकायतें आपके पास आ रही थी या आपका एक सुमो मोटो एक्शन है? आखिर क्यों ये गाइडलाइंस लानी पड़ी? तो आपको याद होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत जब हम लोगों ने लास्ट ईयर जून में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की गाइडलाइंस निकाली थी, तो उस समय एक ये सभी लोगों ने इसका स्वागत किया, मगर एक कंफ्यूजन ये था कि उसमें मात्र हम लोगों ने एंडोर्सर्स की ही बात की थी। तो इस एंडोर्सर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए न केवल सेलिब्रिटीज बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कि आज बड़ी संख्या में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक्टिव हैं, और इनके साथ साथ जो वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें भी लाने की बात हुई, ताकि एक इंडस्ट्री के अंदर एक गाइडेंस रहे कि सेलिब्रिटीज के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स, इन सभी को एंडोर्सर्स के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, ओके, गॉट इट मैडम। तो ये बताइए कि अब जो नटशेल में, जैसे मैंने बता दिया कि गाइडलाइन कह रही है कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि डिस्क्लोजर मतलब क्या, किसे बताना पड़ेगा और किस फॉर्मेट में बताना पड़ेगा? तो ये हम लोगों ने जो गाइडलाइंस निकाली हैं, ये है एंडोर्समेंट नो हाउस। ये इसमें प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि किसे डिस्क्लोज करना है, कब डिस्क्लोज करना है और कैसे डिस्क्लोज करना है। इसका अर्थ ये है कि जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात अगर करते हैं, तो अगर वो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं या उस पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, और अगर उनका कोई मटेरियल कनेक्शन है, यानी कि ये उन्होंने मात्र अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी बल्कि इसके लिए उन्हें कुछ पेमेंट हुई है, या फिर जैसा आपने खुद भी कहा कि इसके अलावे पेमेंट के अलावा भी जो अप्रत्यक्ष रूप से उनको अगर किसी प्रकार का फायदा हुआ है, तो उसके बारे में भी उनको डिस्क्लोज करना होगा। प्रमुख चीज ये है कि जो कंज्यूमर या जो भी ऑडियंस जिसके ऊपर आप प्रभाव कर रहे हैं, और यदि आपके कहने या ना कहने के जरिए कोई कंज्यूमर अपने बाइंग डिसीजंस को बनाता है, तो ऐसे में ये समझा जाएगा कि वास्तव में आप एक एट द बिहेस्ट ऑफ सम मैन्युफैक्चरर आप वास्तव में उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और ऐसे में आपको डिस्क्लोजर देना बेहद आवश्यक है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप लिखें कि ये पेड
है या ये एडवर्टीजमेंट है, या अगर जैसे ट्विटर में जहाँ पे शब्दों को संक्षिप्त रखा जाता है, तो वहां पे उस ब्रांड का जो संक्षिप्त वर्जन है जिसको कि लोग समझ सकते हो, ऐसा हार्ड टू मिस, ऐसी डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी कि लोग मिस ही नहीं कर सकें कि ये वास्तव में एडवर्टीजमेंट है। ओके, ठीक है। हम आपसे कुछ और सवाल निधि जी इस पे लेंगे, लेकिन हमारे साथ दो और मेहमान हैं, उससे उनके पास जाते हैं। पारस जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं। पारस, क्या होता है आमतौर पे, बताएं आप हमें कि आप जैसे मैं देखता हूं कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज़ के तो जो इंडोर्समेंट आते हैं तो वहां पे लिखा रहता है ब्रांड प्रमोशन या फिर इंडोर्समेंट ही लिखा रहता है कई बार तो, या कोई भी ऐसी चीज रहती है जिससे आपको पता लग जाता है कि वो ब्रांड के साथ एक एसोसिएशन या पेड पार्टनरशिप बहुत सारे लोग लिख देते हैं। लेकिन जैसा निधि जी भी कह रही हैं कि इन्फ्लुएंसर्स अब बहुत सारे हो गए हैं सोशल मीडिया पे, क्या अक्सर ऐसा रहता है कि आप लोग बताते नहीं है, या मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं इन जनरल, लेकिन कई इन्फ्लुएंसर्स बताते नहीं और उसको जनरल बातचीत में ले जाते हैं, डेफिनेटली तब वो थोड़ा मिसलीडिंग लगता है। एक्चुअली ऑडली इनफ इन्फ्लुएंसर्स बड़ी खुशी से बताते हैं कि हमारा पोस्ट स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। उसका एक रीजन होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर बोलने लग जाते हैं कि मेरा पोस्ट स्पॉन्सर्ड है, एक्चुअली उनको स्ट्रीट क्रेड मिलता है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, जैसे ही आपके पोस्ट पे आपने 3-4 बार लिख दिया स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, आप बाकी ब्रांड्स को एक इंडिकेशन दे रहे हो कि मेरी सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग है दैट मोर पीपल आर कमिंग टू मी। तो एक्चुअली वेरी ऑफन पीपल गेट दैट रॉन्ग, बिकॉज़ लोग सोचते हैं कि एज इन्फ्लुएंसर्स वी आर ट्राइंग टू हाइड द स्पॉन्सर टैग। एक्चुअली उल्टा होता है। कई बार हमारे पास ब्रांड्स आएंगी एंड दे विल स्पेसिफिकली से लिसन वी हैव टू डू दिस इंटीग्रेशन बट मेक श्योर ये ऑर्गेनिक लगे। दैट्स वेयर द ट्रबल कम्स इन, व्हेन मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इट। अच्छा, जो दूसरी बात है, इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर्स, अच्छा आप एक मिनट पारस, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। आपने कहा ऑर्गेनिक लगे, मतलब आपका कहना है कि ब्रांड्स ही कई बार डिमांड करते हैं कि ऐसा ना लगे कि आप मेरा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, बिकॉज़ द मोमेंट यू सेइंग द स्पॉन्सर्ड गोस, उनको पता है उन्होंने आपको सनस्क्रीन भेजा, आपने एक बार अपने फेस पे लगा दिया, आपकी फेस पे चमक, आपकी टैनिंग हुई नहीं, अब आप बोल रहे हो मैंने इसको सदियों से यूज किया है, वो तो चलेगा नहीं। सो व्हाट विल अ ब्रांड डू? एनी इंटेलिजेंट ब्रांड विल कम एंड से हे लिसन, कीप यूजिंग दिस फॉर अ व्हाइल, कीप शोइंग इट फॉर अ व्हाइल, बट मेक इट लुक ऑर्गेनिक। अब ये तो प्रोडक्ट की बात है, खासकर अगर मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, बहुत सारी डील्स होती हैं जिसमें पैसे नहीं मिलता, इट्स अ बार्टर। Say I'm going to the Maldives, I'm going somewhere else, ये वो, उसमें क्या होता है, actually there's a lot of gray area because very often the client or the brand is coming out and say we don't want to make it look like a sponsored post। तो कई बार जब ऐसी चीजें आती हैं, इसकी दो प्रॉब्लम ये है, we are business people, I run a company, a lot of people making these decisions are adults, but जो सबसे ज्यादा तादाद में जो influencers हैं वो तो 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं जिनको ये रूल्स पता भी नहीं चलते। तो जब कोई ब्रांड उनके पास आके बोलती है मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, आपको 10 पोस्ट डालनी एक महीने में, एंड दे हैव स्टिल गॉट 1.5-2 मिलियन फॉलोअर्स, वो तो बड़ी अच्छी से मान जाएंगे, बस उनको ये रूल्स पता नहीं होते। तो आई थिंक मोर देन जस्ट पुटिंग आउट दीज गाइडलाइंस, देयर शुड आल्सो नाउ बी सम सिस्टम टू मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। आज के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स कहाँ हैं? छोटे छोटे गांव और कस्बों में है। How are we going to tell them that this is the new law? Because उनको पता नहीं चलेगा। So I think that also will be tricky to make sure these people understand the new rules. खैर उसके लिए तो मुझे लगता है निधि जी प्रबंध करेगा आपका मंत्रालय कि ये बात सब तक पहुंचे। निश्चित जी हाँ, तो वो तो बात जाएगी जाएगी। यहाँ पर एक सवाल और मेरे मन में आता है निधि जी कि ये आपने कहा कि 50 लाख रुपए तक इसमें जुर्माना लगेगा, तो उसे कैसे तय करेंगे? मतलब ये कोई एक फिक्स रकम है कि 50 लाख ही लग जाएगा या टिल 50 लाख, तो किस हिसाब से वो तय होगा? और दूसरा ये सवाल भी इसमें शामिल हो जाएगा कि गाइडलाइंस हैं, अगर ये गाइडलाइंस हैं तो सिर्फ ये नियम, मतलब इन्हें हम कहेंगे कि रूल्स नहीं है, लॉ नहीं है, तो वो डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? नहीं, ये सही नहीं है। एक्चुअली जो पेनल्टी है वो लॉ में ही दी हुई है, यानी एक्ट में ही है। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एंडोर्सर की बात कही गई है। ये जो गाइडलाइंस है ये मुख्य रूप से इंडस्ट्री को बताने के लिए हैं कि न केवल इसमें सेलिब्रिटीज आ रहे हैं बल्कि इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं, और कल को वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स की भी जब उनकी भी प्रभुत्व बढ़ेगा तो वो भी रहेंगे। लेकिन जाहिर तौर पे इनको जो मैनेज करते हैं, जो इन्हें कंट्रोल करते हैं, वो सभी इस एक्ट की जो जवाबदेही है उसके अंतर्गत आएंगे। अब एक्ट में ये है कि अगर आपने कोई इसका उल्लंघन किया और पाया गया कि ये भ्रामक विज्ञापन है, तो ऐसे में आपको इनिशियली अप टू 10 लाख का फाइन देना पड़ सकता है। और ये फाइन भी जब हम लगाते हैं तो हम ये देखते हैं
कि आपका जो क्षेत्र था प्रभाव का, वो कितना बड़ा था, कितने लोगों को आपने इस तरह से गुमराह किया होगा। तो वो अप टू 10 लाख है, लेकिन रिपीट ऑफेंडर्स के लिए अप टू 50 लाख है। ओके, ठीक है। इस तरीके से जुर्माना 50 लाख तक जा रहा है। अब आपने कहा कि ऐसे लोग जो इन्हें मैनेज भी करते हैं, तो वैसे एक मेहमान हमारे यहाँ वायरल पेज के फाउंडर सुमित गुप्ता। सुमित, बात सही है कि थोड़ी जवाबदारी आप जैसी कंपनियों पर भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक एस्काई गाइडलाइंस आई थी काफी टाइम पहले। आई थिंक हम लोग काफी टाइम से इस बारे में बात कर रहे हैं, और जो अभी जो नए रूल्स और गाइडलाइंस जैसा बताया गया है कि आए हैं, आई थिंक जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं वो ऑलरेडी इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हम लोग खुद इंश्योर करते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हमारे साथ काम करें इन गाइडलाइंस को फॉलो करें, बिकॉज जैसा कि बताया जा रहा है कि इससे कंज्यूमर्स इम्पैक्ट होते हैं और गुमराह भी हो सकते हैं। तो हम भी नहीं चाहते कि ये कोई ऐसा मीडियम बने जिससे गुमराह हो, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी कंज्यूमर गुमराह ना हो, और पूरी तरीके से इस बात को फॉलो करने की हम लोग कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। नहीं तो क्या आज की तारीख में, जब तक ये गाइडलाइंस नहीं थी, कोई सिस्टम था जहां पर कोई डिस्क्लोजर होता हो, कहां कि क्या हो रहा है एक पेड पार्टनरशिप के बीच में? क्या कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता था? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे तो आप खुद टैग कर सकते हैं, पेड पार्टनरशिप टैग होता है ब्रांड के साथ। इसके अलावा हैशटैग्स यूज किए जाते हैं, हैशटैग एड, हैशटैग पेड स्पॉन्सरशिप। जो नई गाइडलाइंस आई है, जितना कि मैंने पढ़ा है अभी तक ऑनलाइन इसके बारे में, उसमें ये लिखा है कि वीडियो के अंदर भी कहीं मेंशन होना चाहिए, वीडियो के साथ लोगो भी लगा होना चाहिए, जो कि आगे जाके जब हम और डिटेल्स में गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इनको इम्प्लीमेंट करें और तरीके से और ऐड करें इसको। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और अभी तक भी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें हम पूरी तरीके से हैशटैग एड, पेड पार्टनरशिप टैग्स, ये हर तरीके से फॉलो करते हैं हर इन्फ्लुएंसर के साथ। ठीक है पारस, थोड़ा ये बताइए मुझे कि जब ये ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, और ठीक है उसके बदले में जो भी पैसे मिल रहे हैं, जो भी या कोई बार्टर हो रहा है, अगर क्या प्रॉब्लम होती है जो इन्फ्लुएंसर्स है उन्हें बताने में? आई थिंक शायद ये इतना ईजी नहीं कि ठीक है मैं आगे से बता दिया करूंगा। Already influencers काफी बताते हैं. I don't think really that's a problem yet, because like I said, influencers को boasting और bragging में बड़ा मजा आता है, because आप ये जो बोल रहे हैं कि यार Nike मुझे इतने पैसे दे रहा है that I am putting a sponsored post, or if Samsung is sending me a free phone, for all of us it's a matter of street cred. तो actually बहुत कम होता है कि influencers नहीं बताएं. The only reason they may not be saying it is if a brand comes and says इसको organic दिखाना है. So I don't think that's a problem. but जो दिक्कत है, आप इन्फ्लुएंसर तब बनते हैं, जब आपने 50 प्रोडक्ट के रिव्यू कर दिए, आपकी क्रेडिबिलिटी हो गई एज ए टेक रिव्यूअर, एज ए ब्यूटी रिव्यूअर, फिर आपके पास ब्रांड आते पैसा देने के लिए। ना उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको पहले 50-60 इससे वीडियोस बनाने पड़ेंगे। जो मैंने ये क्रीम लगाई, मैंने बना दिया, उसका रिव्यू बना दिया, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। मैंने वो वाला फाउंडेशन लगा दिया, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। आई एम गिविंग माय ओपिनियन ऑन। नाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर जिसको पैसे मिले हैं, तब तक आप काफी ऐसे रिव्यूज करोगे, चीजें करोगे। नाउ माय क्वेश्चन then how does one कंपनी की आप खुद कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, या कोई आपको पैसे दे रहा है? because this is going to be a thin line, because काफी सारे young influencers जो influencers बनना चाहते हैं to get credibility as a tech influencer, food blogger, beauty influencer, पहले तो आप already अपना lifestyle products दिखाते रहेंगे before people take you money, right? Now that is going to be one tricky area. जो दूसरा ट्रिक है मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक है, मेरी तो खुद की दो ब्रांड्स है, पारस के नुस्खे एंड ऑफ कोर्स स्टग मफिन। नाउ माय बिग लोचा वाज ऐसे ऐसा ना मैं अपनी ब्रांड्स के बारे में बात करूं, मुझे स्पॉन्सर कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मेरा नाम ही मेरे ब्रांड के अंदर है, राइट? सो लॉट ऑफ दीस न्यू थिंग्स आई थिंक वी हैव टू लर्न, एंड आई थिंक दैट विल बी ट्रिकी, बट अगर हमको समझ में आ गया, सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रियली फॉलो, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है निधि जी, एक सवाल था भी मेरे मन में कि ठीक है, एक तो जो पारस बता रहे हैं कि 10 इन्फ्लुएंसर्स है तो उसमें से शायद 3 या 4 ऐसे होते होंगे जिनको वो पैसे मिलते होंगे या उस लेवल पे पहुंचते होंगे, उसमें से नीचे के 6 तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, या फिर अगर वैसे इन्फ्लुएंसर्स मिल भी जाएं तो उनकी भी संख्या आई थिंक कई हजारों में। काफी सारे लोग इन दिनों वीडियो बनाते हैं और सब कुछ करते हैं, वो ट्रैकिंग कैसे होगी? देखिए, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जो ओपिनियंस हैं, या मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के बारे में जो रिव्यूज हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी से कोई मटेरियल कंसिडरेशन ले करके उस प्रोडक्ट के बारे में कोई बात करना, ये जरूरी है कि जब इस तरह का कोई मटेरियल कनेक्शन हो तो फिर वो डिस्क्लोजर में आए। अब बेसिकली आप जानते हैं कि इसमें भी एक पूरी चेन है, यानी कि जो प्रोडक्ट का मालिक है, यानी मैन्युफैक्चरर, एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और उसके बाद जो एंडोर्सर है, एंड जो कंज्यूमर को फेस कर रहे हैं। तो इसमें सभी जगह पे सब लोग कुछ ना कुछ इस एडवर्टीजमेंट से
कुछ उससे लाभ ले रहे हैं, इस बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए। तो होगा ये कि जैसे आज हम लोगों ने जो गाइडलाइंस इशू की, वो मुख्य रूप से लोगों को ये बताएगी कि इन्फ्लुएंसर की क्या ड्यूटीज हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर वो इस करियर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से इन कानून के अंतर्गत जो उनकी जवाबदेही है उसका पालन करें। लेकिन जब कोई इस तरह की कोई वायलेशन अगर कोई कंज्यूमर देखता है और वो इसकी शिकायत करता है, तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी जो ट्रेसेबिलिटी है उसको देखते हुए सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जहां ये बात कही जा रही है कि कई लोग इसे ऑर्गेनिक रूप में दिखाने के लिए इंसिस्ट करते हैं और फिर एंडोर्सर इसको प्रॉपरली ये डिक्लेयर नहीं कर पाता कि वो पेड है या कि वो एक एड है, तो ये उसकी जवाबदेही सभी लोगों के ऊपर बराबर की है। ओके, इस चेन में सभी लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ, जो प्रमोशन कराने वाली कंपनी है, करने वाले हैं, और बीच में अगर कोई एजेंसी मौजूद है तो वो भी राइट। और अगर कंज्यूमर के तौर पे आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, क्योंकि इन दिनों तो सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर नाम आया, वहाँ से शॉपिंग भी करते हैं, उन चीज़ों को देख के चीज़ें खरीदते भी हैं, तो डेफिनेटली इस जगह को तो एड्रेस करना बनता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एज अ कंज्यूमर इसमें आपका क्या रोल रहेगा, और अगर आप भी इन्फ्लुएंसर हैं या बनना चाहते हैं या कहीं बीच में खड़े हुए हैं इन्फ्लुएंसर प्रॉपर बनने और उसकी कगार पर, तो आपके लिए इसमें क्या संदेश है। एक छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक इन्फ्लुएंसर्स। अब संभल कर, क्योंकि नई गाइडलाइंस आ गई हैं और यहाँ पर आपको, अगर आपने किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट, किसी प्रोडक्ट एंडोर्समेंट के लिए किसी के साथ कोई डील की है, तो उस डील का पूरा डिस्क्लोजर अब लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये गाइडलाइंस का वायलेशन होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। फिर यहाँ पर 10 से 50 लाख तक की पेनल्टी होगी अलग अलग कंडीशंस पर। तो क्योंकि इन दिनों इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट बहुत बड़ा है और लगातार आप ग्राफिक्स पे भी देख रहे हैं कितना पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए इन चीज़ों को एड्रेस करना बनता है, जैसा हम कह रहे थे। सुमित, ये बताइए कि अब इन नई गाइडलाइंस के बाद आप क्या चेंजेस उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अब इसे भी हम एक तरह का इंडस्ट्री ही माने। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री तो है, काफी बड़ी इंडस्ट्री है। इनफैक्ट 2,500 करोड़ का एस्टिमेशन है पूरा इंडस्ट्री का। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि रेगुलेशंस आए हैं। इनफैक्ट आई फील कि इसको एक रिकॉग्निशन मिला है कि इन्फ्लुएंसर भी एक इंडस्ट्री है अपने आप में, क्योंकि गाइडलाइंस आ रहे हैं अब। तो हम एक एजेंसी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, इसको गवर्नमेंट एक उस पर्सपेक्टिव से देख रही है कि इसके लिए भी गाइडलाइंस होने चाहिए। गाइडलाइंस से जो इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन मिलेगा और सही तरीके से वो इस चीज को दिखा पाएंगे कि वो जिस काम को कर रहे हैं वो एक पेड प्रमोशन है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी ये पता चलेगा कि कितना कंटेंट उनका जो जा रहा है वो पेड प्रमोशंस के फॉर्म में जा रहा है और कितना जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट आ रहा है। राइट, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही स्टेप्स हैं। और एस्काई गाइडलाइंस जब आए थे तब भी हमने यही बोला था कि ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे सारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारी सारी ब्रांड्स ऑलरेडी इस बात से अलाइंड है कि ये सारे गाइडलाइंस फॉलो होने चाहिए और पूरी तरीके से इनका यूज होना चाहिए। जी, तो पारस, जो नंबर्स हमारे पास है, एक नंबर यहाँ पर अभी सुमित ने भी दिया, 900 करोड़ का तो अभी है, और ये अगले 3 साल में 2200 करोड़, मतलब ये तो बहुत बड़ा फिगर हो गया, वहां तक जाने वाला है। आपको क्या लगता है, यहाँ से हम एक जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है या ट्रेडिशनल एंडोर्समेंट है, उससे उसकी जगह इसी तरीके के जो सोशल मीडिया एंडोर्समेंट है, इसी को बढ़ता हुआ देखेंगे, और बढ़ेंगे तो आई थिंक नंबर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स भी काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये तो एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऑलरेडी 2 साल पहले इन द स्टेट्स ऑलरेडी हो चुका है। सो व्हेन दे वर लुकिंग एट द ट्रेंड एंड व्हाट वाज हैपनिंग इज, जो एड रेवेन्यू आता था सिर्फ टेलीविजन से कुछ 2-2.5 साल पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम द सोशल मीडिया रेवेन्यू इन द स्टेट्स वाज ऑलरेडी अहेड ऑफ टेलीविजन रेवेन्यू। तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज़ ऑब्वियसली नंबर्स इतने ज्यादा है, नंबर इतना बड़ा है। काफी ब्रांड्स नाउ हैव स्टार्टेड चूजिंग एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बीइंग स्पेंट ऑन इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज़ आपको ज्यादा लोग मिलते हैं, इट्स मोर क्वांटिफाइबल, आपको पता है एग्जैक्टली कितने लाइक्स मिले। टीवी पे आपने इतने करोड़ का एड डाल दिया, आपको पता नहीं किसने देखा, क्या देखा, रिटेंशन क्या, कुछ पता नहीं चलता। इन्फ्लुएंसर मीडिया के मेट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, दे वेरी क्वांटिटेटिव, यू कैन एक्चुअली सी व्हाट्स हैपनिंग। तो ये तो एक्चुअली इन एनी केस एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, सोशल मीडिया तो इज एनीवेज गोइंग टू बी अ ह्यूज इंडस्ट्री, एंड लाइक सुमित वाज आल्सो सेइंग,
एक्चुअली ये बहुत अच्छा वैलिडेशन टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डूइंग इज इनक्रेडिबल। जो दूसरी बात है, दिस एक्चुअली इज गोना बी इन इंडिया, दिस इज गोना बी अ वेरी यंग इंडिया एडिंग टू अ ह्यूज इकोनॉमी। Because like I was saying, most of these influencers are actually below the age of 25 earning a lot of money. मतलब मैं जब 20-21 साल का था, मेरे को जो पैसे मिलते थे, आई थिंक बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। अब जो 21-22-23 साल के लड़के लड़कियां हैं, they getting 50,000-60,000 rupees for every single post. There are people who are 2-3 million who are charging about 4.5-5 lakh rupees for every post. So you have to understand these kids are making a lot of money. तो इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। जो दूसरा अच्छा बहुत बड़ा नंबर भी वो 50 लाख का नंबर है, जिसको सुन के मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड वो तब है जब आप मल्टीपल डिफॉल्ट कर रहे हो। तो मेरी इसमें सिर्फ राय सिर्फ ये कि ये जो डिफॉल्ट वाला अमाउंट है ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर से मत लो, दैट कॉस्ट शुड बी स्प्लिट बिटवीन द ब्रांड एंड द इन्फ्लुएंसर। वेरी ऑफन अ ब्रांड माइट से भाई ऐसे मत बोलना, तो वो जो चोरी छुपे वो जो काम करा रहे हैं उनको भी भुगतना चाहिए। नहीं ठीक है, निधि जी ने वो हमें बताया। तो निधि जी, क्या यहाँ से जैसा मान रहे कि ये चीज अभी और बढ़ेगी, इसका और विस्तार होगा, इसमें मनी भी इन्वॉल्व है और तमाम चीजें, क्या आगे चलते हुए और इसके लिए गाइडलाइंस, नियम और तमाम चीजें आते हुए हम देखेंगे? निश्चित रूप से हम सोशल इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर के काम भी करना चाहते हैं, ताकि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में भी पता चले। और जैसे जैसे हम इस पर आगे बढ़ेंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्या क्या करना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है कि हमारी इस गाइडलाइंस में कुछ ऐसी और चीजें हैं जिस पे क्लैरिटी की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से हम उसको भी लेकर के आएंगे। लेकिन मैं ये बताती चलूं कि आज जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली ये ग्रो करेगा। आने वाले समय में जिस तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी को हम अपने यहाँ देख सकेंगे, तो आपको वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स भी बढ़ेंगे, यानी कि ऐसे लोग जो कि हु आर नॉट वर्चुअली, जो सिर्फ वर्चुअल हैं, तो उनका भी बढ़ेगा मार्केट। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने दायित्व को समझे। नहीं, बहुत बढ़िया। और आपने क्योंकि 2-3 बार जिक्र कर दिया वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स का, आपने उसको समझा भी दिया, एक भविष्य की तस्वीर भी दिखा दी, और ये भी बता दिया कि कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय या आपकी जो डिपार्टमेंट है उसकी नज़र उन चीज़ों पर भी है। तो डेफिनेटली ये इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बड़ा मनी भी इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली उसमें गाइडलाइंस आएंगे, नियम बनेंगे, लोग भी बढ़ेंगे। एंड आई होप कि ये, जैसा आपने कहा, एक विन विन सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि किसी को दबाने के लिए, लेकिन इसमें एक पैरिटी आए, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए, उसकी कोशिश है, और एक प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह चले। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।